आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं सांसद के बदले में जो काम करें, आप जिसे सांसद प्रतिनिधि के रूप में जानते हैं, मैं उनसे भी बात करने के लिए आया हूं और उनसे एक ज्वलंत मुद्दे पे बात करूंगा। बेगूसराय में हजारों परिवार ऐसे जो किराए के मकान में रह रहे हैं और विभिन्न तरह के धंधों से जुड़े हुए थे, जैसे कि कोर्ट में जो मुंशी के काम कर रहे थे, जो नए वकील जो ज्वाइन किए हैं वो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर थे, होम ट्यूटर का काम करते थे। ऐसे लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार में, जिसे सरकार मानती है वो मध्यम वर्गीय की श्रेणी में भी नहीं आते, लेकिन सरकार की बात क्या बेगूसराय में लागू हो पा रही है? दूसरी की लोगों का मानना है कि यहां के सांसद आखिर हैं कहां। बेगूसराय की जनता जानना चाहती है कि आखिर हमारे सांसद कहां हैं। बेगूसराय के सांसद और सम्मानीय गिरिराज जी बेगूसराय के सांसद बनने के बाद बेगूसराय के जन सरोकार से जुड़े रहे, और जब वो हाउस नहीं चलता था तो बीच में भी वो जितना आए, हमें लगता है कि कोई केंद्रीय मंत्री अपने क्षेत्र में उतनी बार नहीं गया होगा। आज लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन तोड़कर वो दिल्ली से बेगूसराय नहीं आ सकते। ऐसी परिस्थिति में बेगूसराय की संपूर्ण गतिविधियों पर उनकी नज़र है, और मैं और उनके अन्य सहयोगी जिलाध्यक्ष सारे लोगों के माध्यम से नजर रखने का माध्यम क्या है? नज़र रखने का माध्यम वो दूरभाष पर सवेरे 8 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक उनके ऑफिस समस्याओं को संकलित करता है, और जो जिस स्तर की समस्या होती है उसका वहीं से निदान होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से क्यों नहीं आना चाहते? सोशल मीडिया भी एक बड़ा माध्यम है, लेकिन उसके बाद केवल गरीबों के काम न करना और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में बने रहना, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं है। वो काम करने वाले लोग हैं, और राजनीति में आज जिस मुकाम पर हैं वो काम के बदौलत ही आज उस मुकाम पर है। सब तो नाशक करने वाला है। बहुत बड़ी समस्या है बेगूसराय जिले में। जैसा कि राजधानी में भी जब मजदूरों का पलायन हो जाता है तब केजरीवाल जी कहते हैं कि किराया अभी मत लीजिए। मौलाना साद से जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मीटिंग हो जाती है तो कौन व्यक्ति मीटिंग में सफल हुआ नहीं हुआ ये तो मन को तो पता चल ही जाता है। उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, वो नहीं होकर के लॉकडाउन जैसी व्यवस्था में भी वो गायब। इसके अलावा जो बेगूसराय में जो किराए पर रह रहे हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनका कारोबार बंद हो चुका है, जो कोर्ट में काम करने वाले, जो आपके भी सहयोगी होंगे क्योंकि आप भी न्यायालय से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्राइवेट ट्यूशन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार या सांसद के तरफ से क्या कदम, या प्रशासन की तरफ से? बेगूसराय में जो किराएदारों के सामने जो समस्या है उसके बारे में भी सांसद की पहल है, और जिलाधिकारी और अनुमंडलाधिकारी के माध्यम से स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे लोगों से किराया नहीं लिया जाए, क्योंकि अभी राहत की ज़रूरत है और ऐसे में किराया उनके लिए बोझ होगा। ऐसी शिकायतों पर और ऐसी शिकायत मिलने पर तत्काल थानाध्यक्ष को कहा जाता था। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि आज जिस विश्वनाथ नगर में मैं हूं, यहीं पर बगल में हरिनाथ नगर में जब एक सब्जी विक्रेता को किराया मांगा जा रहा था और उसे मकान खाली कराया जा रहा था, तो थानाध्यक्ष को हमने फ़ोन किया और थानाध्यक्ष त्वरित रूप से आए और उन्होंने मकान मालिक को भी कहा और उसको मकान के अंदर रखा। सर ये आपके साथ जिनकी पहुंच होगी उनका निदान है। पब्लिकली कोई बात सामने नहीं आ रही है किसी की तरफ से, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी हो। अनुमंडलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश है और अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से थाने को ऐसा निर्देश है कि ऐसी शिकायत आने पर त्वरित कार्रवाई की जाए और उन्हें किराया नहीं वसूलना है। लेकिन यदि वो शिकायत नहीं आएगी तो उसका निराकरण कैसे होगा? इसीलिए पूरे बेगूसराय में ऐसा सख्त निर्देश है। इसीलिए कोई किराएदार यदि किराया देता है स्वाभाविक रूप से तो ठीक है, लेकिन यदि उसके लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, और नहीं बनाया जा रहा है। आमतौर पे एक बात और समझ में आ रही है कि जो चीज़ जैसे कि जदयू के विधायक के द्वारा जनवितरण प्रणाली पे जो प्रहार किया गया है, उसे कुछ ऐसे भी जनवितरण प्रणाली के दुकानदार हैं जो काफ़ी क्षुब्ध हुए, जो वाकई में ईमानदारी से काम करते होंगे। शायद, मैं तो शायद कह सकता हूँ, कंफर्म नहीं कह सकता,
ऐसे लोगों की शिकायत मेरे पास भी आई है कि सभी डीलरों को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। इस पर जन वितरण प्रणाली की दुकानों के बारे में जब आप गांव में जाएंगे, गरीबों से बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा। इसका सापेक्ष विश्लेषण होना चाहिए। जो पीडीएस सिस्टम है वो आज कोई नया कोरोना कालखंड में नया नहीं बना है। वहाँ पर 2-3 तरह की कठिनाई हो रही है। यदि डीलरों के खिलाफ अन्य लोगों की शिकायत हैं तो वो भी उस तरह से प्रशासन को कह रहे हैं और उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। हमें ये कहना है कि मैं डीलरों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूर्व में क्या किया, कितना दिया, कितना नहीं लिया, लेकिन एक निवेदन है कि कोरोना के इस कालखंड में जब अन्य लोग सहायता कर रहे हैं तो उनको भी राहत के तौर पर उनको वाजिब देना चाहिए, उनका जितना कोटा है उनको देना चाहिए। एक व्यवहारिक कठिनाई जो आज मैंने सूजा के उन ग्रामीणों से सुना और इस बात को स्वीकार किया कि भारत सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि यहाँ पर बिहार में लोग अरवा चावल नहीं खाते, यहाँ लोग उसना चावल खाते हैं। और जब गरीबों को अरवा चावल दिया जाता है 5 किलो, तो वो जाकर दुकानों में उसे 2 किलो उसना चावल के रूप में ले आता है, या वो डीलरों को ही कहता है कि आप मुझे गेहूं ही दे दें। और इस तरह से वो चावल फिर रिसाइकिल होकर पंजाब चला जाता है और फिर लौट कर आता है और रिसाइकिल होता रहता है। तो बिहार में एक बड़ी समस्या है। हम माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि वो बिहार के हैं, वो गरीबों के बेटा हैं, वो इस बात को जानें और समझें कि यदि अरवा चावल की खपत नहीं है, लोग अरवा चावल नहीं खाना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसना ही दिया जाए। केवल रिसाइकलिंग के लिए अरवा को देना, फिर अरवा को दुकान में बेचना और दुकान से फिर नया उसना चावल लेना, एक बड़ी समस्या है। पीडीएस के इस समस्या के बारे में भी जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए, नीति निर्धारक को भी सोचना चाहिए, जिला प्रशासन को भी सोचना चाहिए। इसीलिए हमारा कहना है कि कोरोना के समय में दोनों तरफ होना चाहिए। पीडीएस के दुकान चलाने वाले डीलर भी सकारात्मक रूप से उपभोक्ताओं के प्रति काम करें और उपभोक्ता और गांव के जो तो कह रहे हैं कि अगले महीने से हम तो लेंगे ही नहीं फ्री वाला। नहीं, पीडीएस के दुकान यदि चला रहे हैं तो मुफ्त का भी देना पड़ेगा, और जो उसके दायरे में आते हैं, चूंकि उनके लाइसेंस है और उनकी शर्तें हैं, इसलिए उनको मानना है। उनकी जो व्यवहारिक कठिनाई है उसको अनुमंडलाधिकारी और जिला प्रशासन समझे। लेकिन हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि दुकानदार को भी सापेक्ष रूप से सकारात्मक सहयोग करना चाहिए और समाज को भी उनके प्रति सहयोग करना चाहिए। अंत में एक ही सवाल है हमारा। अर्णब गोस्वामी राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल के लिए वो कांग्रेस के सुप्रीमो के पास एक सवाल क्या खड़ा किए कि 12 घंटे की पूछताछ हो गई। पत्रकारिता के दौर में जब आप जाएंगे और इतिहास को देखेंगे तो आपको साफ पत्रकारिता विचारों के आधार पर विभाजित मिलेगी और लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, और जिस एजेंडा के बारे में जो प्रगतिशील लोग अपने को कहना चाहते हैं वो सत्य से बाहर भागना चाहते हैं। और यदि कोई पत्रकारिता में उस सत्य को सामने लाना चाहता है तो उसको टारगेट किया जाता है। यही अर्णब गोस्वामी के साथ हो रहा है। यदि सत्य है तो सत्य है, और सत्य यदि तीखा है तो उसको स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि और जो संसदीय परंपरा को मानने वाले नेता इस पर टारगेट करते हैं, उनकी मैं निंदा करता हूं। पत्रकारिता केवल सत्य कहता है और सत्य के साथ पत्रकारिता खड़ा होता है। वो न तो किसी विचारों से लैस होता है, न किसी का पक्ष करता है, न किसी का विपक्ष करता है। क्या लगता है सन्नी गुप्ता के मामले में, आपको लगता है कि सुशासन जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिहार में किया जा सकता है? आप सरकार में भी हैं। मैं 25 साल से क्रिमिनल साइड का लॉयर हूँ और मैं इसको भली भांति जानता हूँ। सन्नी गुप्ता को यदि सांप्रदायिक आधार पर हिंदू कहकर मारा जाता है और दूसरे लोग अटैक करते हैं तो न्याय में न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, न्याय में अपराध होता है और अपराध के दायरे में उस पर मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक इसका सवाल है कि सन्नी गुप्ता के परिजनों पर भी कार्रवाई, आप सुशासन के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शासनकाल को? वहां पर कानून अपना काम करेगा। जहां तक उसको दूसरे चश्मे से देखने की आवश्यकता है, हम कह सकते हैं कि सन्नी गुप्ता के हत्यारे पर सर, जिंदा व्यक्ति के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, सरेआम हत्या की जाती है और सबकी सुरक्षा के लिए पुलिस लगाया जाता है, सब यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस लगाया जाता है, सब भी सुरक्षित नहीं है, तो किस बात का सुशासन? हम इस बात को मानते हैं कि कुछ जगहों पर लोग सांप्रदायिक रंग देकर उसका गलत बेजा फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए ऐसा यदि होता है
तो निश्चित रूप से ये प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह है, और जहां भी पटना में हुआ है उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। यदि सांप्रदायिकता का रंग ओढ़कर, चादर ओढ़कर किसी को, अपराध को छिपाया जाता है तो मैं उसकी मजम्मत करता हूं, उसका खिलाफ करता हूं। जीविका दीदी के द्वारा जो अभी फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है, एक बात यहाँ पे स्पष्ट होना चाहिए, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। क्या वह फॉर्म राशन कार्ड के लिए है या जो 1,000 रुपये मुख्यमंत्री जी जो ऐलान किए हैं कि वो उसके लिए है? मैं स्पष्ट कर दूं कि जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है उनको राशन के बदला 1,000 रुपया देने के लिए जीविका दीदी अभी उसका सर्वेक्षण कर रही है। उसके आधार लिए जा रहे हैं, उनके अकाउंट्स लिए जा रहे हैं, और उन लोगों के खाते में 1,000 रुपया ट्रांसफर होगा। बाद के दिनों में, सुना जाए, बाद के दिनों में यही डाटा राशन कार्ड के लिए एक आधार हो सकता है। मैं इतना ही आज के डेट में कह सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि आज जो जीविका देवी सर्वेक्षण कर रही है वो राशन कार्ड के लिए कर रही है और कल वो राशन कार्ड बन के उनके घर पर चला आएगा। आज जो सर्वेक्षण हो रहा है वो 1,000 रुपये उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के लिए हो रहा है, आपदा की स्थिति में, जिससे वो राशन खरीद सकें। हाँ, इस ब्यौरे का उपयोग बाद में राशन कार्ड बनने में किया जा सकता है। जी, धन्यवाद।